हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल, जिसका हम लोग कौन सा लेक्चर कर रहे हैं? लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी कि सेल का मीन देखा था क्या होता है। उसके बाद मैंने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कि सेल के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हमने देखा था। किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है सेल के बेसिस पे। तो हमने उसमें क्या देखा था? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे थे। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल देखा था, ठीक है। एंड अपने सेकेंड लेक्चर में हमने क्या बात किया था? कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में बात किया था और पढ़ा था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के को पढ़ा था, ठीक है। और उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। इसके बाद जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले क्या किया था? कंटेंट लिखाया था। तो उस कंटेंट के हिसाब से जो कंटेंट आज हमारा आने वाला है वो कंटेंट है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो देखिए सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो देखिए अगर आप लोग नाम से देखें तो नाम से इनके समझ में आ रहा है सेल का मतलब होता है कोशिका, ऑर्गेनल्स का मतलब होता है उनके अंग। यानी हमने कंपोजिशन ऑफ सेल में क्या देखा था कि सेल किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एंड ऑर्गेनल्स में क्या देखेंगे कि सेल के अंदर भी क्या होते हैं, उनके कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कई अंग होते हैं। जैसे हमने क्या बताया था, सेल जब कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या था? एक न्यूक्लियस था जो सेल के एकदम सेंटर में था, ठीक है। और इसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी क्या था? एक पिन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हमने न्यूक्लियोइड बोला था, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ था? पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ था, यानी साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। इस तरीके से ये भरा हुआ था। और अगर इस पूरे फ्लूइड को लें तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने एकदम अच्छे से बताया है अपने पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो एकदम अच्छे से जाइए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में और आराम से देखिए लेक्चर, ठीक है। इसके बाद आप लोग मूव करिए हमारे लेक्चर नंबर 3 पे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या था? ये इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ था। अब हमने बताया था इसमें क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? लाइसोसोम होता है। और इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो इसके ऊपर एक वॉल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? हमारे सेल के ऑर्गेनल्स थे। जिस तरीके से हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में ब्रेन है, ठीक है, यानी हमारा ये हेड है, पूरा हमारा हैंड है, हमारी फिंगर है, ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स है ना हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी के अंग है। उसी तरीके से अगर सेल के ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये सब क्या है? सेल वॉल हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, ठीक है। ये सारे क्या हैं? हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनल्स है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। अब हमने जब एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ाया था स्टूडेंट्स, तो हमने उसमें बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। जब हम एनिमल सेल और किसका? प्लांट सेल का डिफरेंस, मतलब कि उसके बीच में जब डिफरेंस बता रहे थे तब हमने पॉइंट लिखवाया था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो ओनली प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट्स में, ठीक है। सेल वॉल को हम लोग हिंदी में कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो प्लांट जो सेल वॉल होती है वो ओनली प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें सेल वॉल के बारे में, ठीक है, तो सेल वॉल क्या होती है? 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, यानी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर एंड टर्सरी लेयर, या फिर हम इसको और भी बोल सकते हैं इनर लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला? सेल वॉल जो है वो कंसिस्ट होती है 3 लेयर से, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट जो होती है वो हमारी होती है प्राइमरी लेयर, ठीक है। फर्स्ट कौन सी लेयर होती है?
प्राइमरी लेयर होती है इसको हम लोग इनर लेयर भी बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हमने सेल वॉल बनाई इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, 3 लेयर होती है। ये हमारी इनर लेयर, ये मिडिल लेयर और ये होती है आउटर लेयर, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो ये जो हमारी इनर लेयर होती है ना, सबसे अंदर वाली, इसको हम लोग प्राइमरी लेयर बोलते हैं, यानी पी लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी लेयर। आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, PST, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लेयर और इनर लेयर, ठीक है। जो ये प्राइमरी लेयर और इनर लेयर होती है ये मिलकर बनी होती है किस चीज़ से? ये भी क्या होती है, किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। भैया कोई भी चीज़ है किसी चीज़ से ही मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो सेल वॉल के अंदर जो इनर लेयर है, ठीक है, वो भी हमारी किससे मिलकर बनी हुई होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारी इनर लेयर है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, ये मिलकर बनी हुई होती है सेल्यूलोज से एंड लिपिड से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेल्यूलोज का एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है। सेल्यूलोज जो होता है उससे हमारा कागज़ भी बनता है। बात समझ में आई? जो सेल्यूलोज होता है उससे हमारा कागज़ भी बनता है। तो ये जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा जनरल नॉलेज के लिए कि सेल्यूलोज मतलब कागज़ किस चीज़ से मिलकर बनता है, किस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लोग क्या बताएंगे? सेल्यूलोज, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी सेकेंड लेयर की, यानी कि एस लेयर की। एस लेयर क्या होती है? इसकी सेकेंडरी लेयर होती है। बात समझ में आई? एस लेयर क्या होती है? इसकी सेकेंडरी लेयर होती है, जिसको हम लोग मिडिल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है। लिग्निन क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोंद बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में लिग्निन मतलब कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसको हम लोग, इसका मतलब होता है गोंद। तो आप लोग ने देखा होगा प्लांट्स में जब आपने स्टेम्स पे उसके ध्यान दिया होगा तो उसमें एक लिक्विड निकलता होगा, ठीक है। वो लिक्विड क्या होता है? बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, बहुत ही डेंस होता है और बहुत ही चिपचिपा लिक्विड होता है, ठीक है। तो वो जो लिक्विड निकलता है उसी लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? लिग्निन बोलते हैं। बात समझिए। तो जो सेकेंड लेयर होती है सेल वॉल की, जो हमारी मिडिल लेयर होती है ये वाली, ठीक है, ये लेयर मिलकर बनी हुई होती है लिग्निन सब्सटेंस से। बात समझ में? अब ये जो इसकी आउटर लेयर होती है सबसे बाहरी, ये जो सेल वॉल की लेयर है, आउटर लेयर जो होती है ये वाली, ये किससे मिलकर बनी होती है? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सरी लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ये मिलकर बनी हुई होती है हमारी डेड प्रोटोप्लाज्म से। किससे मिलकर बनी हुई होती है? डेड प्रोटोप्लाज्म से। हमने प्रोटोप्लाज्म अपने पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है, इसके बारे में एकदम डिटेल से बताया था, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारी टर्सरी लेयर होती है सेल वॉल की, वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? डेड प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि मृत जीव द्रव्य से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो अब इसके थर्ड पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि सेल वॉल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो जो सेल वॉल होती है ना हमारी कोशिका भित्ति, वो किसके अंदर होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। वो किसके अंदर होती है? प्लांट के अंदर। अगर आपको स्ट्रक्चर याद, देखिए बायो में कई लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब बच्चों का ये सोचना होता है कि बायो क्या है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें रटना पड़ता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, कैसे याद करेंगे। तो अगर आप लोग उसका स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको कॉन्सेप्ट, यानी कि आप जितना से जितना उसको क्या करेंगे लोगों के साथ, ठीक है, इंटरेक्ट होंगे, जितना डिस्कशन करेंगे आपस में, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। और अगर आप क्या कर रहे हैं, जो बायो में स्ट्रक्चर होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायो के अंदर, ओके। अगर आप लोग ने उन स्ट्रक्चर्स को समझ लिया, उन स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में बैठा लिया, तो आपको बायो को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आपको ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। अब अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट में होती है, और प्लांट में इनका क्या फंक्शंस होता है। तो जो प्लांट में सेल वॉल का फंक्शन होता है
वो क्या होता है कि वो जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो प्लांट को स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, यानी कि संरचनात्मक कठोरता, ठीक है, जो उनकी वजह से जो मतलब कठोर होते हैं, ठीक है, जो उनके सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो जो रिजिडिटी होती है उनको जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक रिजिड, एक कठोर स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करने का काम है, वो किसका होता है? सेल वॉल का होता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया। एंड एक फंक्शन इसका और होता है, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। जो प्लांट्स के ऊपर आउटर अटैक होते हैं, आउटर अटैक जैसे आंधी आ गई, ठीक है, पानी बरस गया, बाढ़ आ गई, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है? प्लांट को नुकसान पहुंचता है, यानी अटैक होता है। तो उन अटैक से क्या करती है? सेल वॉल उनकी मदद करती है, यानी उससे प्रोटेक्ट करती है, उससे बचाती है। किसको? प्लांट को। बात समझ में? तो ये हो गया सेल वॉल का फंक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमने बना रखा है, तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने एनिमल सेल के अंदर पढ़ा था और प्लांट सेल के अंदर पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमने स्ट्रक्चर देखा था एनिमल सेल और प्लांट सेल का, तो हमने पढ़ा था उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ वॉल ER, ठीक है, रफ वॉल ER, ठीक है, इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं। ओके, तो इसको आप लोग नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट जो सेकंड ऑर्गेनल्स है हमारा सेल का, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतःद्रवयी जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःद्रवयी जालिका। तो हमने जब आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पढ़ाया था, तो उसमें हमने स्ट्रक्चर जब दिखाया था एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, तो उसमें क्या था? इस टाइप से, ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या था? इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर था। आपने देखा था कि नहीं? ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःद्रवयी जालिका। इसी तरीके से इसमें भी क्या था? इस तरीके से एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? ER बोला था, ठीक है। और इसमें दो टाइप के ER थे। कितने टाइप के? दो टाइप के। जो ऊपर वाले थे इनको मैंने बोला था स्मूथ वॉल ER। क्या बोला था? स्मूथ वॉल ER, ठीक है। एंड नीचे वाले को क्या बोला था? रफ वॉल ER, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। हमने पढ़ा था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। तो इसमें हमसे पूछता है कि डिस्कवरी, ठीक है, कभी कभी क्या पूछ लेता है कि डिस्कवरी बताइए किसने की थी। ये जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है? अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। तो कभी कभी क्या होता है कि हमसे डिस्कवरी भी पूछ लेता। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी डिस्कवरी, इसको किसने खोजा था? तो इसको खोजा था पोर्टर ने। किसने खोजा था? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या थी? डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो हमने देखा था ये प्रेजेंट होती है, ये हमारी क्या थी? सेल मेम्ब्रेन थी एनिमल सेल में। ये न्यूक्लियस था, तो हम बोलेंगे ये हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी, ठीक है। क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये क्या होती है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। किसके बीच में? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। ये फैला हुआ होता है। बात समझ में? अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है? हड्डी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है? हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, बोन्स होती हैं। उसी तरीके से ये क्या है? सेल के अंदर बोन्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ये क्या है? बोन्स लाइक स्ट्रक्चर है। इस वजह से इसको हम लोग स्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? स्केलेटन ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी कोशिका का कंकाल तंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? बोन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन
ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर मैंने क्या बताया, ये दो टाइप के होते हैं। ऊपर वाले को मैंने क्या बोला था, ये जो ऊपर आपके बने हुए हैं इनको मैंने बोला था स्मूथ वॉल ईआर, इसको बोला था रफ वॉल ईआर। ठीक है, तो स्मूथ का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अगर कोई चीज़ स्मूथ है तो स्मूथ का मतलब क्या समझ रहे हैं, एकदम चिकना। ठीक है, एकदम फ्रेश, उस पर कोई भी खुरदरापन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे क्या था, एक फ्लूइड भरा हुआ था। ठीक है, इस टाइप से दोनों में क्या था, एक फ्लूइड भरा हुआ था और फ्लूइड के अंदर क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। ठीक है, पूरे फ्लूइड के अंदर इन पार्टिकल्स को, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स को हमने क्या बोला था, राइबोसोम। क्या बोला था, राइबोसोम बोला था। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होता है, एक और पार्टिकल होता है लाइसोसोम। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, जो कि हमारे फ्लूइड, जो कि इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर ये सारे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिसका नाम क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो ये क्या होते हैं, स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना। तो जब ये राइबोसोम क्या करता रहता है, हमने बताया था ये जो फ्लूइड होता है, जब हमने क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था आपको कंपोजिशन ऑफ सेल, तो हमने बताया था ये फ्लूइड क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हमारा स्मूथ वॉल ईआर है, स्मूथ का मतलब क्या है, चिकना। तो इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं फ्लूइड के अंदर, राइबोसोम जो होते हैं वो स्मूथ है, यानी कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ है, उसकी वॉल्स क्या है, स्मूथ है। तो ये जो पार्टिकल है ये इसके ऊपर चिपक नहीं पाते, यानी इसके ऊपर रह नहीं पाते हैं। जबकि अगर हम लोग रफ वॉल ईआर की बात करें तो वो उसका मतलब क्या होता है, खुरदरा। अगर कोई खुरदरी चीज़ है उसमें अगर हम लोग डस्ट पार्टिकल डाल देते तो वो क्या होते हैं, एकदम उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्मूथ होता है तो उसमें चिपक नहीं पाते। जैसे इस बोर्ड की मैं बात कर लूँ तो अगर इस बोर्ड को मैं रफ कर देता हूँ तो इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं रह जाता है, बात समझ में। जबकि रफ अगर होता तो इसमें क्या होता, कोई ना कोई पार्टिकल इसमें चिपका ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे जो रफ वॉल ईआर होता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो इसके अंदर चिपक जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का सिक्रेशन करना। बात समझ में आई, ये सेल के अंदर सबसे छोटा सब्सटेंस होता है और इसका काम होता है प्रोटीन का सिक्रेशन करना। बात समझ में, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। राइबोसोम को आप लोग ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर अगर ये स्मूथ वॉल ईआर है तो स्मूथ वॉल में क्या हो रहा है, राइबोसोम चिपक नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमको राइबोसोम नहीं मिलता, यानी यहाँ लिखेंगे नॉट फाउंड राइबोसोम। ठीक है, नॉट फाउंड राइबोसोम। जबकि अगर हम लोग बात करें रफ वॉल ईआर की तो इसमें क्या होता है, राइबोसोम हमको मिलता है, यानी फाउंड राइबोसोम। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ राइबोसोम नहीं मिलता है, रफ वॉल ईआर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, यानी सेल को अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो किससे मिलती है, राइबोसोम से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है तो स्मूथ वॉल ईआर में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सिक्रेशन होता है, किसका सिक्रेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो किसका सिक्रेशन होता है, इसमें जो सिक्रेशन होता है वो स्टेरॉयड का होता है। किसका, स्टेरॉयड, इसमें स्टेरॉयड का सिक्रेशन होता है। इसके अंदर किसका सिक्रेशन होता है, स्टेरॉयड का सिक्रेशन होता है। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंस होता है। तो इसमें जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो सिक्रेशन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का सिक्रेशन होता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रही है ये बात, इसमें किसका सिक्रेशन होता है, प्रोटीन का सिक्रेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि बताइए किस ईआर में, मतलब किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिक्रेशन होता है। तो हम क्या बोलेंगे, रफ वॉल ईआर में, यानी कि रफ जो होता है, रफ जो वॉल ईआर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा प्रोटीन का सिक्रेशन होता है। और स्टेरॉयड का सिक्रेशन किस में होता है, स्मूथ वॉल ईआर में होता है। तो ये होते हैं इसके फंक्शंस।
ठीक है, और इसकी डिस्कवरी की थी पोर्टर ने। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इतने में किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, नहीं तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, वो सेल ऑर्गेनल्स है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है वो है लाइसोसोम, ठीक है। तो हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आई? चलिए नोट करिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ लेते हैं अब अपने थर्ड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। थर्ड सेल ऑर्गेनल्स हमारा क्या है? लाइसोसोम है, ठीक है। क्या है? लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम देखिए क्या होता है, हमने बताया था जब एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पढ़ाया था तो हमने बताया था जो लाइसोसोम है वो केवल और केवल प्रेजेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये केवल किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियोइड था, इस तरीके से ये क्या है भैया? स्मूथ वॉल ईआर, ठीक है। और ये क्या थी? रफ वॉल ईआर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने बताया था क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसको याद करने में। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? ओनली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो भैया हमको साइंटिस्ट कभी कभी मैंने बताया था अभी कि क्या पूछता है? डिस्कवरी भी पूछता। तो इसके जो डिस्कवर्ड, इसको जो खोजा था वो खोजा था डी डूव ने। किसने? डी डूव ने। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? डी डूव ने की थी। तो ये भैया आप लोग क्या करेंगे, देखिए साइंटिस्ट के नाम बड़े अजीबो गरीब होते हैं बायो के अंदर, तो वो कैसे याद होंगे उसके लिए एक ट्रिक होती है। देखिए ट्रिक क्या होती है कि जितना आप लोग डिस्कशन करेंगे अपने स्टूडेंट्स से, ठीक है, अपने आसपास के, जैसे मान लीजिए जो पढ़ने वाले लोग, मान लीजिए आपके जो क्लासमेट है, देखिए सबसे अच्छा डिस्कशन करने का जो सोर्स है आपके पास वो आपके क्लासमेट है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्लासमेट्स के साथ, अपने आसपास के अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जितना आप लोग डिस्कशन करेंगे इन सारी चीज़ों का, उतना ही आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट के नेम याद करने हों, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ही ज़्यादा बायो आपको याद होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का काम क्या होता है? देखिए जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है सेल के अंदर, तो सेल में क्या होता है? कुछ सेल्स हमारी ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी होती है, यानी पुरानी हो चुकी होती हैं। उनको ये क्या करता है? पूरा डिस्ट्रॉयड कर देता है। डिस्ट्रॉयड करने का मतलब उनको पूरा डेड कर देता है। बात समझ में आई ना? जैसे मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत सारी सेल्स हैं, इसमें से ये वाली सेल्स क्या हो गई? ओल्ड हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसके अंदर ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, ठीक है। अब इसका कोई काम, ये मतलब कोई काम नहीं कर पा रही है। तो लाइसोसोम क्या करता है? एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रेशन करता है, ठीक है। यहाँ से ये क्या करता है? एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम का इस तरीके से सिक्रेशन करता है। तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? जितनी भी पुरानी सेल्स हो गई हैं या फिर हमारे जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन का मतलब समझ रहे हैं? पैथोजन क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारी सेल में आकर हमारी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या हमें बीमार बना रहा है। बात समझ में? हमारे अंदर जो डिजीज़ उत्पन्न कर रहा है या फिर जब हमारी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ऐसे एंजाइम्स को क्या कर देता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसके अंदर जो मतलब कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो लाइसोसोम के अंदर जिसका सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो क्या करता है? हमारी जितनी ओल्ड सेल हैं, ठीक है, या फिर पैथोजन है, इनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। बात समझ में आई? क्या कर देता है? इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वर्क होता है, ये फ़ायदा होता है लाइसोसोम के होने का हमारी ह्यूमन बॉडी में। बात समझ में आ गई ना? और ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में ही पाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है हाइड्रोलिटिक का फंक्शन। अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है? कभी कभी जब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पैथोजन हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ओल्ड सेल हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है।
ये क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। और जितने हाइड्रोलिटिक, इसके अंदर जितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उन सबका सिक्रेशन कर देता है, ठीक है। यानी एक बॉम्ब का काम करता है, ये नेट का, पबजी खेलते हो ना, ये नेट का काम करता है एकदम, ठीक है। नेट जो होता है, बात समझ में, जैसे पबजी में क्या करते हैं, नेट फेंक देते हैं, उसी तरीके से ये क्या होता है, नेट का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, नेट का काम करता है। इसके अंदर भरा होता है, जैसे बॉम्ब के अंदर क्या होता है, बारूद होता है, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। बात समझ में, इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो जितने भी पैथोजन है या फिर ओल्ड सेल हैं उनको डिस्ट्रॉयड होने में मदद करते हैं। तो कभी भी जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और सारे जितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इनको क्या कर देता है, सिक्रेट कर देता है। और ये सब क्या करते हैं, जितने भी हमारे पैथोजन और ओल्ड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसी वजह से इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी कोशिका के आत्महत्या की थैली। बात समझ में, क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, किसको, लाइसोसोम को। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है वो है गोल्गी बॉडी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना इसके अंदर गोल्गी बॉडी पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी इसके एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। इस टाइप से थी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये सब क्या थी, गोल्गी बॉडी थी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स यानी नेक्स्ट कोशिकांग क्या है। नेक्स्ट हमने बताया गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग गोल्गी काय भी बोलते हैं, ठीक है। इसको और अनदर नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम लोग प्लांट के अंदर की बात करें तो प्लांट के अंदर इसको जाना जाता है डिक्टियोसोम के नाम से। क्या, डिक्टियोसोम, ठीक है। जैसे हमने प्लांट सेल के अंदर जो इस तरीके से गोल्गी बॉडी बनाई थी, इस तरीके से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लांट के अंदर इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। और एनिमल्स के अंदर इसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक है, या फिर गोल्गी काय बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। बात समझ में, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। ये इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है इसके, और ये किस किस सेल में पाया जा रहा है इसके अंदर भी डिपेंड करता है। जैसे प्लांट पे पाया जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लाइपोकॉन्ड्रिया। बात समझ में, इसका दूसरा नाम क्या होता है, लाइपोकॉन्ड्रिया भी होता है। अब देखिए इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड किया था इसको कैमलियो गोल्गी ने। किसने, कैमलियो गोल्गी ने। उन्हीं के नाम पे पड़ा इसका नाम गोल्गी बॉडी, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, कैमलियो गोल्गी ने किया था। पहले देखिए क्या होता था, जिस चीज़ की डिस्कवरी होती थी उसी चीज़ का नाम, मतलब कि उसी के नाम पे क्या होता था, उस सब्सटेंस का नाम रख दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैमलियो गोल्गी ने इसकी डिस्कवरी की थी तो इसका नाम क्या हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। प्लांट के अंदर इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। बात समझिए, प्लांट के अंदर इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपका क्लियर हो गया, मतलब 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या होता है। ये क्या करता है, जो हमारा सेल होता है, ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर ये जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, एक प्लेस से, जो इसका फंक्शन होता है, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको साइटोप्लाज्म के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह को पर सब्सटेंसेस को उठा के लेके जाता है। बात समझ में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत यहाँ पे है, तो ये गोल्गी बॉडी क्या करेगी, ये जो गोल्गी बॉडी या फिर होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये पूरा फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर किसी सेल को किसी सब्सटेंस की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की ज़रूरत है, तो ये गोल्गी बॉडी क्या करेगी, उस सब्सटेंस को इस सेल तक पहुँचाने का काम करती है। यानी किसका काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोलते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी
कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कितने सारे नाम देख लिए गोल्गी बॉडी के। गोल्गी बॉडी को हिंदी में गोल्गी काय बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। प्लांट के अंदर बोलते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है। प्लांट के अंदर इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। एंड क्या बोलते हैं, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ये पूरे सेल में क्या करती है, साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है हमारी, ठीक है, इसको इसके फंक्शन के बेसिस पे क्या कहा जाता है, ये पूरे सेल को कंट्रोल करके रखती है। तो इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने अभी तक लिखवाया है वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक एक करके ये सारी चीज़ें मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की है, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है राइबोसोम, ठीक है। क्या है, राइबोसोम। तो पहले आप लोग इतना नोट करिए फटाक से। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑर्गेनल्स जो हमारा है वो क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। तो जो राइबोसोम है इसके बारे में पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हेडिंग डालिए फटाक से राइबोसोम, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ताकि याद रहे आपको, और पढ़ेंगे तो है ही ना। आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं कि नहीं। तो राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक साथ आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा दूंगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। आप फिर कहोगे सर इतना सारा मटेरियल हो गया, इतने सारे नाम हो गए, कैसे कैसे याद करें इनको, ठीक है, किस तरीके से हम लोग इसको याद करें। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज धीमे धीमे करके एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो बचे हुए ऑर्गेनल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ